नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत ने पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के नापाक इरादों के खिलाफ सीमित जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर विचार करते हुए कार्रवाई को रोक दिया। लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को समाप्त नहीं किया है, बंद नहीं किया है, बल्कि देश के भीतर छिपे हुए दुश्मनों की पहचान कर उन्हें निकालने का काम जारी है। यह भी ऑपरेशन सिंदूर का ही हिस्सा है, जिसे भारत सरकार शांतिपूर्ण तरीके से अंजाम दे रही है। देश की आज़ादी के बाद से बीते 78 सालों में भारत के भीतर घुसपैठ होता रहा है। यह पहली बार है जब दीमक बनकर देश को खोखला कर रहे अवैध प्रवासियों घुसपैठियों के खिलाफ सख्त अभियान को जारी किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर अवैध प्रवासी नहीं मंजूर, यही मायने में सच्चाई यही है कि भारत अपनी वजह से कभी परेशान नहीं हुआ, बल्कि भारत के लिए परेशानी का सबब हर बार पड़ोसी मुल्क ही बने हैं। हालांकि एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि इस परेशानी को न्योता भारत के ही सियासतदानों ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए दिया है, जिसका खामियाजा आज तक भारत के लोग भुगत रहे हैं। लेकिन आज का नया भारत और इस नए भारत की वर्तमान सरकार ने देश के भीतर घुसपैठ रोकने के लिए इलाज शुरू कर दिया है। पहलगाम का आतंकी हमला घुसपैठ का त्वरित और सबसे बड़ा उदाहरण है। बीते 78 सालों में भारत के साथ यही होता आया है। भारत के भीतर सांप्रदायिक हिंसा भड़काना, हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच तनाव, हिंदू मुस्लिम के बीच धार्मिक दुर्भावना का जहर फैलाना, यह सब स्वाभाविक नहीं बल्कि साजिश का हिस्सा है। ये वही भारत है जहां हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर दुर्गा पूजन करते आए हैं, गणेश उत्सव सहजता से मनाते आए हैं, रमजान और ईद पर सौहार्द से रहते आए हैं। लेकिन उस सद्भावना को नजर लग गई है तो इसके पीछे का कड़वा घूट पीकर घुसपैठिए और उनकी साजिश लगातार जारी रहती है और भारत कड़वा घूट पीकर रह जाता है। जिन्होंने देश के भीतर धीमे जहर के तौर पर जिहाद को जन्म दिया है, जिसका दुष्परिणाम भारत भुगत रहा है। पर अब यह दावा सब मंजूर नहीं होगा। पहलगाम हमले के तत्काल बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 कूटनीतिक फैसले लिए थे। इनमें से एक था भारत के भीतर जितने भी अवैध प्रवासी हैं तत्काल उन्हें देश से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। भारत सरकार के इस फैसले का असर देश भर में दिखाई दिया और कश्मीर से कन्याकुमारी तक अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान शुरू हुआ। पहले 48 घंटों में देश के भीतर से उन पाकिस्तानियों को बाहर निकाला गया जिनका वीजा तो खत्म हो गया था, फिर भी वो भारत भूमि पर अवैध तरीके से रोटी तोड़ रहे थे। इस अभियान का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि सालों से भारत की धरती पर अवैध तरीके से रहने वालों की पहचान उजागर होने लगी। कोई अपने बच्चों की, कोई अपने रिश्तेदारों की दुहाई देता नजर आया, लेकिन सच सामने आ गया। मैं सितंबर में आई थी 1.5 महीने की वीजा पर, यहाँ अपने मामू के घर होने, तो उनके मतलब शादी हो गई फिर मेरी, और 6 महीने के लिए मैंने नूरी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, पर मुझे दिया नहीं गया नूरी वीज़ा, मतलब मैं पेंडिंग पर थी। तो अब अचानक से बोल दिया कि आप जो हैं वो जाएंगे। वही कि अभी मेरी आई नहीं ना, LTP वीज़ा नहीं आई ना मेरी, इस वजह से मुझे जाने को बोल दिया। हाँ, शादी इधर हुई है, रहती पाकिस्तान में। भाई जिन्होंने किया है, मैं तो कहूँगी उनसे जाके पूछा जाए इसमें हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों निकाला जा रहा है, हमें क्यों सजा दी जा रही है, हमारे साथ जो हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन होगा। भारत की आजादी को 78 साल पूरे हो चुके हैं। देश विभाजन में पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, उसके बावजूद पाकिस्तान के लोगों का अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ शुरू हो गया। तत्कालीन भारत सरकार ने तब नकेल नहीं कसी, जिसकी वजह से भारत तब से लेकर अब तक बुरे दौर से गुजर रहा है। भारत के भीतर बढ़ती आबादी के पीछे बड़ी सच्चाई अवैध घुसपैठ है। जन्म पाकिस्तान में होता है, शादी भारत में कर लेते हैं, बच्चे भारत में पैदा कर छोड़ जाते हैं, उन्हें यहाँ की नागरिकता दिलाई जाती है, जिसके बाद भारतीय होने का दावा पेश किया जाता है। बीते कई दशकों से यही होता आया है, जिसका हर्जाना भारत को आज तक भुगतना पड़ रहा है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने यह तय कर लिया है कि भारत में अब वही रहेगा जो वास्तव में भारत का है।
आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। जब से वो अस्तित्व में आए हैं तब से ही उसने सिर्फ आतंक को पाला है। 1947 में बंटवारे के बाद से ही उसने भारत पर आतंकी हमला किया। कुछ सालों के बाद उसने यहां पड़ोस में आज के बांग्लादेश में जो आतंक फैलाया, पाकिस्तान की सेनाओं ने जिस प्रकार बांग्लादेश में रेप किए, मर्डर किए, वो कोई भूल नहीं सकता। आतंक और नरसंहार ये पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी एक्सपर्टाइज है। जब सीधा युद्ध लड़ा जाता है तो उसकी हार तय होती है, उसका पराजय निश्चित होता है, उसको मुंह की खानी पड़ती है। यही कारण है कि पाकिस्तान की सेना आतंकियों का सहारा लेती है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद अब भारत ने दुनिया को बता दिया है, भारत अब आतंकी हमला हुआ, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत सरकार ने पहलगाम हमले के तत्काल बाद पाकिस्तान एम्बेसी पर जहां नकेल कसा तो इस्लामाबाद से भारतीय राजदूतों को वापस बुलाया। भारत सरकार के इस कूटनीतिक फैसले की सबसे बड़ी वजह थी, भारत में बैठकर पाकिस्तानी अफसर भारत के मुसलमानों को वीजा देने के नाम पर अपने इशारे पर नचाते थे। भारतीय मुसलमान युवकों को बरगलाकर उनसे अवैध काम कराते थे, जिनमें उनसे अवैध तरीके से मोबाइल सिम मंगाना, पाकिस्तान जाने के लिए वीजा दिलवाना सहित तमाम तरह की अवैध गतिविधियां पाकिस्तान उच्चायोग से संचालित हो रही थी, जिसका खुलासा राजस्थान के नूह निवासी मुस्लिम युवक ने किया है। मैं 2018 में पाकिस्तान एम्बेसी गया था अपना वीजा के लिए, तो वहाँ मेरा नंबर आता है काउंटर नंबर 1 पे। वहाँ था आसिफ बलोच, पाकिस्तान का अफसर जो है, उसने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद में उसने जो है ना मेरा पासपोर्ट दे दिया वापसी, और नंबर जो है फॉर्म पर लिखा नंबर ले लिया मेरा उसने कहा कि मैं तुझे फोन पे बताऊंगा और फिर आना, फिर वीजा दूंगा, इतना वीजा मिलेगा ना। फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद उसका 3-4 दिन बाद उसका कॉल आई मेरे पास। उसने कहा मुझसे कि ऐसा कर तो वीजा चाहिए। मैंने कहा हाँ चाहिए। तो एक काम कर, तो मुझे 2 सिम ला के दे और बदले में अपना वीजा ले जा। मैं चल ठीक है। तो मैंने फिर कहीं से नूह से सिम ली 2, और 2 सिम लेने के बाद में फिर मैं उधर पाकिस्तान एम्बेसी गया। फिर वहाँ जो है ये आसिफ बलोच जो पाकिस्तान अफसर जो इससे मिला, इसको मैंने सिम दे दी और इसने मेरा वीजा लगा के दे दिया। तो मैं फिर वहाँ से आ गया। आने के बाद में फिर नंबर तो उसके पास था ही मेरा। मैं फिर पाकिस्तान चला गया। 10-15 दिन रुक के घर पे मैं पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान से जब मैं आया वापसी, तो उसकी मेरे पास कॉल आई दोबारा आने के बाद में। तो वो बोला कि काम करना है तुझे, वीजे के लिए जो कोई बंदा रहे ना, तो उससे किसी से 8,000-10,000 ऐसे पैसा कहे करे और बंदा भेज दे करे। आधा पैसा तो ले कर, आधा मैं रेगर करूँगा और दोनों को मांगा पैसा। मैंने भी ठीक है। फिर 8-10 बंदा भेजा हमने, दोनों ने आधा पैसा कर लिया हमने। फिर 2021 में फिर मैं दोबारा गया वीजा के लिए। तो जब बंदे को वीजा लगवाया तो उसने उसके बदले मुझे दोबारा वीजा दे दिया। उसके बदले में फिर मैं वीजा लेकर आ गया। मैं घर पर रुका 10-15 दिन। उसके बाद में फिर मैं उधर चला गया। पहलगाम आतंकी हमले से पहले तक भारत सरकार अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त तो थी, लेकिन देश निकालने का आदेश तब भी जारी नहीं किया गया था। लेकिन पहलगाम में आतंकियों ने
जिस धार्मिक कट्टरता के साथ नरसंहार किया, केवल हिंदुओं को निशाना बनाया, वो बर्बरता की इंतहा थी, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सख्त रवैया अख्तियार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पहले 5 कूटनीतिक फैसलों से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, तो उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सैन्य कार्रवाई ने भारत की प्रचंड कार्रवाई का दर्शन पूरे विश्व को कराया, जिसके बाद भारत सरकार ने स्पष्ट भी कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि ये तब तक जारी रहेगा जब तक भारत से कचरा पूरी तरह साफ नहीं हो जाता, जिसमें अवैध प्रवासी और घुसपैठियों की सफाई भी शामिल है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पूरे देश में जो मुहिम चली, जो यहाँ पे अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं या जो भी पाकिस्तानी रह रहे थे, पूरी मुहिम जो चली है, क्योंकि जैसे मोदी जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये सारे मुद्दे उसमें जुड़े हुए हैं कि पूरे देश को हमको साफ करना है कि जो लोग भी एजेंट की तरह काम कर रहे थे या पाकिस्तानी लोग यहाँ पे रह रहे थे या बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे थे, अवैध तरीके से सबको हमको निकालना है। ये देश की रक्षा की बात है। ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ा वैश्विक ऑपरेशन है जहाँ पे एक फेज हमने जीता है, पर आने वाला फेजों में जो जिसका पार्ट ये कूटनीति भी है, जो हमारे सांसद जो जा रहे हैं वो भी है, देश में जो सफाई हो रही है वो भी है। एक एक चीज को हमको साफ करना है, देश को पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ प्रोटेक्ट करना है और आतंकवादी पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देशों को पूरे विश्व के सामने बेनकाब करके कभी उनकी हिम्मत ना हो भारत की ओर देखने का, ये हमारा उद्देश्य होना। कश्मीर की वादियों में बिखरी खुशियों को नापाक इरादों की नजर लग गई। आतंकवाद को पनाह देने वाले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को भारत की खुशियां रास नहीं आ रही थी, जो उन्होंने अपनी सरजमी से पलने वाले आतंकवाद को पहलगांव की दिशा दिखा दी, जिन्होंने खूबसूरत घाटी को हिंदुओं के खून से लहूलुहान कर दिया। 22 अप्रैल 2025 भारत के इतिहास का ऐसा काला दिन था जब भारत की आस्था, आत्मा और अस्मिता पर हमला हुआ था, लेकिन दुश्मनों का इस बात की कल्पना तक नहीं थी कि ये आज का भारत है जो घर में घुसकर मारता ही नहीं, पूरी तरह तबाही मचाने में भरोसा रखता है, जिसका ट्रेलर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिखाया गया है। और यह अभी केवल रोका गया है, पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक आतंकवाद के वाहकों को न केवल देश से बल्कि दुनिया से ही न निकाल दिया जाए। पाकिस्तान हमेशा से भारत की शांति को भंग करने का प्रयास करता आया है। उसके नापाक इरादे आज भी वही है जो विभाजन के वक्त थे। भारत के साथ पाकिस्तान का दोहरा चरित्र जग जाहिर है, लेकिन भारत के तत्कालीन सियासतदारों ने उन नापाक इरादों को नजरअंदाज किया, जिसका नतीजा है कि पाकिस्तान आज भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। लेकिन आज का भारत केवल उनका स्वागत करता है जो विकास की गाथा लिखना चाहते हैं, जो भारत की तरक्की में बाधक नहीं बनना चाहते। पर अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ करने वाले, वीजा समाप्त होने के बावजूद अवैध तरीके से चोरी छिपे देश के भीतर बैठे रहने वाले, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि उन्हें खदेड़ने पर विश्वास करता है। मान्यवर, आज हम सब जानते हैं कि विश्व छोटा हो गया है और ये 10 साल में हमारा अर्थतंत्र 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचा है। पूरी दुनिया के अर्थतंत्रों की सूची में भारत एक ब्राइट स्पॉट बनकर उभरा है। भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है। उस वक्त हमारे यहां विश्व भर के लोगों का आना बड़ा स्वाभाविक है। हमारे इमिग्रेशन का स्केल और साइज दोनों मान्यवर बहुत बड़ा है और इसके साथ साथ शरण लेने की जगह अपने निहित स्वार्थ और देश को असुरक्षित करने वालों की संख्या भी बढ़ी है। अगर ये दोनों को संतुलित करना है, जो यहां सुचारू रूप से अपने देश के कानून के हिसाब से भारत की व्यवस्था को कंट्रीब्यूट करने के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, R&D के लिए आते हैं, लीगल सिस्टम को मजबूत करने के लिए आते हैं, वो सभी का स्वागत है मान्यवर। मगर मैं इतनी ही दृढ़ता से कहना चाहता हूं, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, अगर यहां अशांति फैलाने के लिए आता है तो बड़े कठोरता के साथ उनके साथ मान्यवर व्यवहार। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने न केवल घुसपैठियों और अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं, बल्कि भारत की नागरिकता लिए देश के उन दुश्मनों के खिलाफ भी सख्ती बरतने के लिए निर्देशित किया है
जो देश के लिए दीमक की तरह हैं, जिनकी वजह से भारत की सुरक्षा पर सेंध लग रहा है, जो भारत भूमि में रहकर यहीं की नींव खोदने का काम कर रहे हैं। देश भर में पुलिस और सेना ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकाल रही है। दो राय नहीं कि बिल में घुसे ऐसे लोगों को निकालना आसान नहीं है, पर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इस अभियान को निरंतर जारी रखा जाएगा। इसमें सफलताएं मिल रही हैं और देश के भीतर घुसे दुश्मनों का भी सफाया हो रहा है। ये सभी लोगों को स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं, या तो खुद सामने से चल के पुलिस स्टेशन में जाके अपने आप को बांग्लादेशी एवं अवैध तरीके से अगर गुजरात में रह रहे हैं तो वो पुलिस स्टेशन में जाके सरेंडर हो जाए, वरना गुजरात पुलिस ये सभी लोगों पे ना भूतो ना भविष्य उस प्रकार के स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने के लिए तैयार है। गुजरात के सभी कोनों पे यही दिशा में काम करने के निर्देश दिए गए हैं और वही निर्देश पे आज शाम से पहले ये सभी पाकिस्तानियों को भी पाकिस्तानी भेजने का काम चालू है। एटीएस गुजरात द्वारा सहदेव सिंह दीपूबा गोहिल करके एक मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो कच्छ में काम करता है उसको धरपकड़ करके एक केस दाखिल किया है, जिसका डिटेल्स ऐसा है कि हमारा जो पुलिस सब इंस्पेक्टर राहुल गर्चर को एक बातमी मिली थी कि सहदेव सिंह गोहिल नाम का एक हेल्थ वर्कर एक पाकिस्तानी एजेंट को बीएसएफ अने इंडियन नेवी का कुछ गुप्त माहिती उनको शेयर कर रहे थे। ये इन्फॉर्मेशन हमको मिलने के बाद हमने एक टीम बनाया था जिसका लीडर डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय, उनके अंडर पीआई पीयूष देसाई साहब, पीएसआई धर्मेंद्र राठौड़, पीएसआई राहुल गर्चर अने पीएसआई परेश वसावे के अंदर एक टीम बनाया गया था। उसके अंदर हमने एक ह्यूमन इंटेलिजेंस एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा हमने पूछपरछ करके 1 मार्च को प्राथमिक तपास के लिए एक्यूज्ड को यहाँ बुलाया गया था 1 मई को। उस दौरान हमको ये पता चला कि 2023 जून जुलाई उस दौरान अदिति भारद्वाज करके एक नाम की लड़की व्हाट्सएप माध्यम से सहदेव सिंह गोहिल को संपर्क में आया था। बातचीत बढ़ी है, उसके बाद उन दोनों की बातों में ये पता चला, उन्होंने क्लियर किया, इसको कॉन्फिडेंस में लेके इसको पता चला कि पाकिस्तानी एजेंट थी। उसके बाद कुछ उनके एरिया में जो सीक्रेट क्या बोलते हैं बीएसएफ एंड इंडियन नेवी का जो भी गुप्त कंस्ट्रक्शंस है और अंडर कंस्ट्रक्शन एज वेल एज जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड एरियाज है उसका फोटोज और वीडियोस मांगी थी। उसके दौरान 2023 एंड से इसने उस व्हाट्सएप माध्यम से उसका वीडियोस एज वेल एज फोटोज उसको शेयर करना शुरू किया था। उस दौरान 2025 बिगिनिंग में सहदेव गोहिल ने उसने खुद के आधार कार्ड से एक सिम लिया था और उस सिम से एक व्हाट्सएप एक्टिवेट करके ओटीपी के थ्रू अदिति भारद्वाज को दिया गया था। उसी नंबर पे उसके बाद से जितने भी बीएसएफ और इंडियन नेवी का जो सीक्रेट कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स है वो सारा उसको शेयर करते थे। और उस अराउंड उसी दौरान ने एक आदमी ने इनको 40,000 का रोकड़ भी इसको पहुंचा गया था। उसी दौरान इसको ध्यान में लेते हुए इसके फोन को हमने एफएसएल को भेजा गया था। उसका एनालिसिस करके हमको पता चला जो भी व्हाट्सएप जो अदिति भारद्वाज नाम से यूज करते थे, जो दूसरे नंबर एज वेल एज जो पहले नंबर था वो दोनों पाकिस्तान से यूज किया गया था। इसी दौरान ये सारा इंफॉर्मेशन हमको क्लियरली मेंशन करता है कि एक क्रिमिनल कंस्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया के तौर पे होता है। तो इसके विरुद्ध में हमने सेक्शन इसके और अदिति भारद्वाज जो पाकिस्तान पीआईओ है तो उसके विरुद्ध में हमने सेक्शन 61 एज वेल एज सेक्शन 148 भारतीय न्याय संहिता के दौरान उसको अगेंस्ट केस दाखिल किया है करके सहदेव सिंह दीपूबा गोहिल को अरेस्ट किया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश के ज्यादातर राज्यों में घुसपैठ हुआ है और सभी घुसपैठिए या तो पाकिस्तान से आए हैं या फिर बांग्लादेश से। इनके अलावा भारत में रोहिंग्या मुसलमान भी बड़ी तादाद में घुसपैठ कर चुके हैं।
सही मायने में इन घुसपैठियों की वजह से ही देश की शांति भंग होती है। इसके कई उदाहरण सामने आ चुके हैं। भारत ने जिन्हें शरण दी थी वही देश के दुश्मन बन चुके हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि देश के लिए दीमक बन चुके इन लोगों को हर हाल में बाहर का रास्ता दिखाया जाए, जिसके लिए भारत सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। तो सभी राज्यों की सरकारों को उस निर्देश पर पूरी तरह अमल करना जरूरी है। हालांकि देश के कुछ राज्यों में सख्ती के साथ काम को अंजाम दिया जा रहा है, पर सभी राज्यों में वैसी मुस्तैदी नहीं है जिसकी वास्तव में जरूरत है। शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में 25 मई से 10 जून तक 15 दिवस का एक अभियान जनपद बरेली में हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या अवैध रूप से अगर कहीं रह रहे हैं तो उनका चिन्हीकरण कराया जाना, उनका सत्यापन कराया जाना और उनका डिपोर्टेशन कराया जाना, ये कार्रवाई सम्मिलित है। इसमें पूर्व में भी एमएचए की गाइडलाइंस प्राप्त हो चुकी हैं। उन्हीं गाइडलाइंस के क्रम में हम लोग इस पूरी प्रक्रिया को कर रहे हैं। कुल 58 टीमें बनाई गई हैं। 29 थाना क्षेत्रों में 2-2 टीमें हैं, जिनके द्वारा सुबह और रात के टाइम पे जाके ऐसे क्षेत्रों में जहां बाहर के लोगों को रहने की या तो संभावना है या कोई उनके पास इस तरह की इंटेलिजेंस इनपुट है या सूचना है, वहां जाके वो लोग वेरीफाई करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ के रहने वाले हैं और फिर उस एड्रेस का जहाँ का वो बताते हैं उसका सत्यापन कराया जाता है। अभी तक इन टीमों ने कल लगभग 85 पॉइंट्स पे इस तरह के लोगों की चेकिंग की है और उसमें लगभग 750 लोगों को चेक किया गया, जिनसे बातचीत की गई और 45 लोग ऐसे थे जो संदिग्ध पाए गए और उनका सत्यापन हमारे द्वारा कराया जा रहा है। ये 45 लोग ज्यादातर ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि वो अन्य प्रदेशों के रहने वाले हैं। तो जो जगह उन्होंने बताई है, जो डिस्ट्रिक्ट और जिला प्रदेश उन्होंने बताया है, वहाँ पे हम लोग सत्यापन करा रहे हैं। हम लोग की एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम वेरीफाई कराते हैं कि वो मूल रूप से वहाँ के रहने वाले हैं या नहीं है। जब ये सत्यापन पूर्ण हो जाएगा तो जो भी उसके परिणाम प्राप्त होंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। विगत माह में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट निर्देश दिया था कि जितने भी किराएदार हैं उनका एक सत्यापन अभियान चलाकर वृहद रूप से और सभी किराएदारों का सत्यापन कराया जाए, ताकि नंबर 1 उनका ये चेक हो जाए कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ से वेरिफिकेशन हो जाए, और नंबर 2 उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स भी चेक हो जाए कि उनका कोई गंभीर आपराधिक कृत्यों में तो वो इन्वॉल्व नहीं है। तो इसको हम लोगों ने 1 मई से ही संपूर्ण जनपद में किराएदारी के सत्यापन के संबंध में निर्देश दिए थे। इसके 2 तरीके हैं। ऑफलाइन तरीके से भी कोई अगर अप्लाई करना चाहता है तो मेरे कार्यालय में आकर अप्लाई कर सकता है। किराएदार भी सत्यापन करा सकता है और मकान मालिक भी सत्यापन करा सकता है अपने किराएदार का। और दूसरा, ऑनलाइन यूपी कॉप ऐप के माध्यम से भी, वो सीसीटीएनएस के माध्यम से भी अपना टेनेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। वो लगातार लोगों के द्वारा कराया भी जा रहा है और उसमें अगर किसी का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, कोई गंभीर ऐसी प्रतिकूल बात होती है जो एलआईओ की भी जानकारी में हो, तो हम लोग मकान मालिक को भी बताते हैं उसके बारे में, और जो व्यक्ति है जिसने किराए में मकान लिया है उसके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जैसा कि आपको पता है कि हम दिल्ली पुलिस इलीगल इमिग्रेंट्स, खासकर बांग्लादेशी के खिलाफ स्पेशल अभियान चला रखा है। इस अभियान के दौरान सदर्न रेंज ने, साउथ डिस्ट्रिक्ट ने भी काफ़ी इलीगल इमिग्रेंट पकड़े हैं और ये साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ने एंटी नार्कोटिक स्क्वाड की टीम ने एक अच्छा काम किया है और करीब 47 इलीगल इमिग्रेंट्स को हमने डिटेक्ट किया है, लीगल एक्शन लिए हैं। इसके अलावा पूरे नेटवर्क को बस्ट करने के लिए हमने पहल की है। इस पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन की गई और इसका जो सरगना या मास्टरमाइंड किंग पिन था, जो पूरे नेटवर्क को चलाता था, वो चांद मियां था। चांद मियां खुद भी बांग्लादेश का निवासी है। वो बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में लाता था और उसने अपना एक पूरा एजेंट का नेटवर्क बना रखा था, जिसके थ्रू इंडिया में वो लाता था और उसके बाद अलग अलग तरीकों से इनके पहचान पत्र भी बनते थे और इनको अलग अलग एम्प्लॉयमेंट में लगाता था। चांद मियां वैसे तैमूर नगर का रहने वाला है, बट ऑफ लेट ये सदर्न स्टेट में शिफ्ट हो गया है और इसने अब सदर्न स्टेट में भी अपना घर बना लिया है। ऑफ लेट इसकी जो इमिग्रेंट लाने की और सेटल करने की कार्रवाई थी वो सदर्न स्टेट में ज़्यादा हो गई है। हमने इसके डिस्क्लोजर पर 33 इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेशी चेन्नई में पकड़े हैं। चेन्नई की पुलिस की मदद से हमने इन पे 2 FIR भी दर्ज करवाई हैं और इसके अनुसार कुछ इमिग्रेंट इसमें बेंगलोर में भी सेटल किए थे और दिल्ली के में भी ये लेके आता था। इनका मेन जो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता था वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर और लो मैनुअल वेजेस वाले जॉब्स होते हैं, जैसे रैक पिकर्स, स्क्रैप कलेक्टर, कंस्ट्रक्शन वर्क या कैटरिंग वाले बिजनेस में, जिसमें कि धुलाई के लिए आदमी लगते हैं। उन ऐसे काम में ये आदमी मुहैया कराता था। देश के भीतर गद्दारी चरम पर है। इसकी बानगी राजस्थान में सामने आई है।
जहां गहलोत सरकार ने मंत्री रहे साले मोहम्मद के निजी सचिव रहे शकूर खान को जासूसी के शक में गिरफ्तार किया है। शकूर खान सरकारी कर्मचारी हैं और कई बार सरकार को बिना बताए पाकिस्तान की यात्रा भी कर चुका है, जिसके खिलाफ पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी करने के पुख्ता सबूत मिलने का दावा किया जा रहा है। इस पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये चिंता का विषय है। मैं आज ही विदेश से लौटा हूं और मीडिया के माध्यम से मुझे इस विषय की जानकारी हुई है कि पूर्व मंत्री साले मोहम्मद जी के पीए को जासूसी के अपराध में पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है और इसके उनके सारे जितने भी सूत्र उनके साथ में जुड़े हुए हैं उन सब की जांच करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ में समझौता करने वाले या खिलवाड़ करने वाले लोगों को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत यदि मंगोलों और मुगलों का गुलाम बना तो वजह थे देश के जयचंद। भारत अंग्रेजों का पराधीन हुआ तब भी वजह थी जयचंद। आज भी भारत को चुनौती देने की हिमाकत पाकिस्तान, चीन या फिर दूसरे अन्य देश कर पा रहे हैं तो शकूर खान जैसे जयचंद ही वजह हैं, जो कहने के लिए देशवासी हैं पर सही मायने में दुश्मनों के जासूस हैं। जो दूसरी तरफ यही वो लोग हैं जिनकी वजह से सुरक्षा पर सेंध लगती है, जिनकी वजह से ही घुसपैठ होता है और भारत सपोलों को पालता रहा है। लिहाजा भारत सरकार ने जैसी शक्ति का साहस दिखाया है उससे जारी रहेगा ऑपरेशन सिंदूर, ताकि भारत अपनी वास्तविक क्षमता का सही मायने में उपयोग और उपभोग कर सके। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों पर बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।